आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भारत पर सिकंदर का आक्रमण अर्थात यूनानी आक्रमण चल रहा है। अगला पॉइंट हमने लिखा है मसग एक राज्य था, इसको जीतने के बाद वाजिरा, जिसको बिरकोट के नाम से भी जाना जाता है, जो वाजिरा राज्य था इसका दूसरा नाम बिरकोट भी था, तथा एक ओरा नाम का राज्य था जिसको उदग्राम के नाम से भी जाना जाता था। तो मसग के बाद वाजिरा तथा ओरा को जीतता हुआ सिकंदर पुष्कलावती पहुंचा, जहां उसकी दूसरी सेना ने पहले से ही अधिकार कर रखा था। अगला पॉइंट है सिंधु नदी के पश्चिमी प्रदेशों को सिकंदर ने एक प्रांत में संगठित किया तथा निकोनोर को वहां का छत्रप नियुक्त कर दिया था। अगला पॉइंट है फिलिप के नेतृत्व में सिकंदर ने एक सैनिक जत्था पुष्कलावती में रख दिया था। और अगला पॉइंट है पुष्कलावती तथा सिंधु के बीच स्थित सभी छोटे छोटे प्रदेशों को जीतकर सिकंदर ने निचली काबुल घाटी में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। और अगला पॉइंट है सिकंदर सिंधु पार करने के पूर्व कुछ स्थानीय सहायकों की मदद से सिकंदर ने एक ओरनोस के सुदृढ़ गढ़ पर कब्जा कर लिया। यहां उसने शशिगुप्त को शासक नियुक्त कर दिया था। अगला पॉइंट है इस स्थान से सिकंदर वर्तमान ओहिंद के समीप सिंधु नदी के तट पर पहुंचा, जहां उसके सेनापतियों ने पहले से ही नावों का पुल बनाकर तैयार कर रखा था। यहां 1 महीने विश्राम करने के बाद सिकंदर 326 ईसा पूर्व में बसंत ऋतु में सिकंदर ने सिंधु नदी पार कर भारत भूमि पर कदम रखा था। अगला पॉइंट है सिंधु नदी पार करने के बाद तक्षशिला के शासक आम्भी ने अपनी पूरी प्रजा तथा सेना के साथ सिकंदर के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया तथा अपनी राजधानी में सिकंदर का भव्य स्वागत किया था। और अगला पॉइंट है तक्षशिला में एक दरबार लगा, जहां पास पड़ोस के अनेक छोटे छोटे राजाओं ने सिकंदर के सामने बहुमूल्य सामग्रियों के साथ आत्मसमर्पण किया था। अगला पॉइंट है इस प्रकार तक्षशिला में खुशियां मनाते हुए सिकंदर ने झेलम तथा चिनाब के मध्यवर्ती प्रदेश के शासक पोरस से आत्मसमर्पण की मांग की थी। पोरस जैसे स्वाभिमानी राजा के लिए यह शर्त अपने गौरव तथा मर्यादा के विरुद्ध लगी। पोरस ने सिकंदर के पास संदेश भेजा कि वह यूनानी विजेता के दर्शन रण क्षेत्र में ही करेगा। यह सिकंदर को खुली चुनौती थी, अतः वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। अब यहीं से झेलम और बितस्ता का युद्ध शुरू होता है। और झेलम का युद्ध कहिए चाहे बितस्ता का युद्ध कहिए, इसके 2 नाम हैं, और जो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। तो अब यहीं से हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बितस्ता का युद्ध अर्थात झेलम का युद्ध। तो पहला पॉइंट हमने लिखा है पोरस तथा सिकंदर की सेनाएं झेलम नदी के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर आ डटी। बरसात के कारण झेलम नदी में बाढ़ आ गई थी। अगला पॉइंट है बाढ़ के कारण सिकंदर के लिए नदी पार करना कठिन था। दोनों पक्ष कुछ दिनों तक अवसर की प्रतीक्षा करते रहे।
अगला पॉइंट है, एक रात जब भीषण वर्षा हुई, सिकंदर ने धोखे से अपनी सेना को झेलम नदी के पार उतार दिया। सिकंदर के इस कार्य से भारतीय पक्ष स्तंभित हो गया। पोरस की सेना बड़ी विशाल थी। एरियन महोदय ने लिखा है, पोरस की सेना में 4000 घुड़सवार, 300 रथ, 200 हाथी तथा 30,000 पैदल सिपाही थे। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम पोरस ने अपने पुत्र के नेतृत्व में 2000 सैनिकों को सिकंदर का सामना करने तथा उसका मार्ग अवरुद्ध करने के लिए भेजा था। अगला पॉइंट है, परंतु यूनानी सैनिकों के सामने वह नहीं टिक सके तथा उसका पुत्र मारा गया। अगला पॉइंट है, अब पोरस सिकंदर के साथ अंतिम मुठभेड़ के लिए अपनी पूरी सेना के साथ मैदान में आ डटा। यह भारतीयों का दुर्भाग्य था कि प्रारंभ से ही युद्ध उनके विरुद्ध रहा। आज हम आपको बस इतना ही पढ़ा रहे हैं, इसके आगे हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आप सभी विद्यार्थी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।